Hello students, once again you're most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this is विक्रम राठौर your मैथ टीचर। और प्यारे बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 बोल सकते हैं आप, या डे 2 बोल सकते हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का। तो चलिए जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज के सेशन में प्यारे बच्चों हम रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर से अगर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, वो तो किस तरह से पूछे जाएंगे या कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो रीजनिंग असर्शन टाइप है, और ये चैप्टर फर्स्ट में हम इस तरह के क्वेश्चंस को हम करवा भी चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हमें किस तरह से लिखना होता है। तो बेसिकली हम आपको बता दें, असर्शन और रीजन ये दो स्टेटमेंट होंगे, और सबसे पहले इन स्टेटमेंट्स को हमें चूज करना पड़ेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, है ना। सबसे पहले स्टेटमेंट को हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है कि वो स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू हैं फॉल्स हैं अकॉर्डिंग टू देम, है ना। हमें ऑप्शन ABCD जो है वो चूज करना है। यहाँ पर आपके पेपर में लिख कर आएगा आपको, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली इसी तरह से आपके पेपर में लिख कर आने वाला है कि अपने आंसर्स को आपको कैसे चूज करना है। सपोज दैट यहाँ पर ए ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है ना। यहाँ पर सपोज ए ऑप्शन अगर है, ठीक है ना आपका, यानी कि ए ऑप्शन में क्या लिखा होना चाहिए वो यहाँ पर हम पढ़कर दिखा रहे हैं कि अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यानी असर्शन और रीजन ट्रू होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, यानी दो स्टेटमेंट है, अगर दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं एंड इसके बाद भी आपको चेक करना है कि रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी कि जो रीजन आर का स्टेटमेंट है वो असर्शन ए का एक्सप्लेनेशन है कि असर्शन ए जो है वो ट्रू है बिकॉज ऑफ ये रीजन उसका ये है, तो फिर आप ऑप्शन ए चूज करेंगे। और अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट रीजन आर का जो स्टेटमेंट है वो असर्शन ए के स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, रिलेट नहीं कर रहा है उसका, या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फिर हम ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है ना। तो फिर हमें क्या करना है, ऑप्शन बी की तरफ जाना है, यानी लिखा हुआ है और ये लिख कर आएगा आपके पेपर में, तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको लर्न भी नहीं करना है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स चेक कर लेंगे स्टेटमेंट, फिर अपने यहाँ पर ऑप्शन से एक बार चेक कर लेंगे कि हमें ABCD ऑप्शन किस तरह से चूज करना है, तो बड़ी आसानी से आप अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, यानी ऑप्शन चूज कर सकते हैं बच्चों। फिर उसके बाद असर्शन ए अगर ट्रू है और रीजन आर इज फॉल्स है, ठीक है ना, असर्शन ए का स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन आर जो है वो फॉल्स है, तो फिर हमें ऑप्शन सी की तरफ जाना है। इसी तरह से ऑप्शन डी की तरफ हमें तब जाना है जब असर्शन ए हमारा जो है, ठीक है ना, वो फॉल्स है और रीजन जो आर है वो हमारा क्या है, वो ट्रू है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपके कभी भी फॉल्स नहीं होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं देखकर कि यहाँ पर दोनों फॉल्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो जो आपके दोनों स्टेटमेंट्स होंगे असर्शन और रीजन के, वो कभी दोनों के दोनों स्टेटमेंट यानी बोथ स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होने वाले, ठीक है। बोथ ट्रू तो होंगे और वन ट्रू और वन फॉल्स होगा, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स आपके नहीं होने वाले बच्चों, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि इफ x प्लस पी इज अ फैक्टर ऑफ, यानी एक पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया हुआ है कि x प्लस पी अगर इसका फैक्टर है तो p की वैल्यू जो है 5 होने वाली है, ठीक है ना। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता है कि p की वैल्यू क्या होने वाली है, तो इसका तरीका क्या है, असर्शन ए की, यानी कि हम बात कर रहे हैं असर्शन ए, है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को px नाम दे दिया, px या fx, क्योंकि p इसमें यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, fx नाम दे देंगे, p इसमें वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो fx सिंबल जो p है वो यूज हो रहा है, इसलिए fx, एक्स स्क्वायर प्लस px माइनस p और प्लस 5। आप ये बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं फैक्टर के बारे में, अगर कोई भी एक टर्म दूसरे टर्म का, या फिर एक नंबर दूसरे नंबर का, या फिर एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन की अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और यहाँ पर पॉलिनोमियल के केस में हम रिमाइंडर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, है ना, रिमाइंडर थ्योरम का यूज हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हर जगह रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगा पॉलिनोमियल के केस में, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि जो यहाँ पर टर्म है, ठीक है ना, जिस टर्म से आप डिवाइड कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें ये पता है कि ये फैक्टर है आपका, वो टर्म लीनियर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियर। तो जनरली आपके चैप्टर 2 में जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों, उसमें आपका जो डिवाइजर होगा, ठीक है ना, बोला जाएगा कि ये एक्सप्रेशन या फिर ये पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो जो डिवाइजर वाला है, क्योंकि अगर हम इसके बारे में पता करना चाह रहे हैं कि एक्स प्लस पी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, एक्स प्लस पी से बेसिकली रूल तो ये है कि हमें एक्स प्लस पी से, ठीक है ना, जो ये वाला पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स है ना माइनस पी प्लस 5, इससे डिवाइड करना चाहिए। और अगर डिवाइड आपका जीरो है या फिर नहीं है, ठीक है ना, जीरो है या फिर नहीं है, वो आप पता कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर दे देंगे। जीरो है तो फैक्टर हो जाएगा, जीरो नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है हमारा। बट हमें ये प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस की तरफ नहीं जाना पड़ता है। अगर यहाँ पर ये एक्स प्लस पी जो डिवाइजर है
है ना, ये हमारा क्या हो, लीनियर हो, तो फिर हम डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगी, सारे बच्चों को पता भी है ये बात, है ना, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके हम अपना आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को जो है ना वो अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो x प्लस पी है, इसका रूल क्या है वो बता रहा हूँ अभी आपको। यहाँ पर x प्लस पी है, ठीक है ना, ये लीनियर है, आप इसको सबसे पहले जीरो के इक्वल लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर किसके इक्वल लेंगे, जीरो के इक्वल लेंगे इसको, और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, और जो x की वैल्यू माइनस पी निकल कर आइए ये यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर एफ पी माइनस, यानी कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें, इज रिमाइंडर, ठीक है ना, ये क्या है आपकी रिमाइंडर, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर f माइनस पी की वैल्यू, ठीक है ना, ये रिमाइंडर है, तो अकॉर्डिंग टू सिंस f माइनस पी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, क्योंकि रिमाइंडर क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, बिकॉज ये x प्लस पी हमारा क्या है, फैक्टर है ना, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। f माइनस पी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना ये वाला एक्सप्रेशन, यहाँ पर एफ एक्स है तो x की जगह पर, मतलब x है तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, अगर माइनस पी यहाँ पर लिखेंगे तो x के प्लेस पर माइनस पी हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि एफ एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस पी और प्लस 5 ये है, ठीक है ना, एफ एक्स ये दिया हुआ है। तो एफ माइनस पी अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सारे बच्चों को पता होगा ये, तो यहाँ पर सिर्फ x के प्लेस पर हमें क्या रख देना, p रख देना, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, माइनस का स्क्वायर प्लस और p का स्क्वायर p, है ना, प्लस माइनस माइनस, p का p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा हमारे पास, और p को उधर भेजेंगे तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये यानी p की वैल्यू जो है वो 5 आने वाली। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी बच्चों, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, फिर प्ले करके चेक कर लीजिएगा आपका आंसर क्या बन रहा है, ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। और यहाँ पर भी ना देखो -5 ही तो लिखा हुआ था, तो डेफिनेटली ये वाला जो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली क्या हो जाने वाला है, ट्रू हो जाने वाला है, ठीक है ना, इन्होंने ये बोला हुआ है। सेकंड इन्होंने यहाँ पर एक रीजन वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट ये कि इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, यानी पी एक्स कोई हमारा n डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री जो है n की जो वैल्यू है 1 या 1 से ज़्यादा है, यानी पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा होती है ना, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। तो a कोई भी रियल नंबर है, देन x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना, और x प्लस ए अगर फैक्टर हो, a कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर जैसे p लिखा हुआ था, यहाँ पर a है ना, या फिर कोई भी 2 नंबर है, 3 नंबर है, -5 नंबर है, यानी रियल नंबर जो होते हैं, ठीक है ना, a उन्हीं में से कोई एक है ना, 1/2 ये भी ले लिया जाएगा, 1/2 भी रियल नंबर होता है, यानी ए अगर कोई रियल नंबर है आपका, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि x प्लस ए अगर फैक्टर है इसका पी एक्स का, यानी x प्लस ए अगर पी एक्स का फैक्टर है, ठीक है ना, फैक्टर अगर है ये, तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और रिमाइंडर जीरो होने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू माइनस ए अगर हम इसमें रखेंगे तो यही तो रिमाइंडर होगा, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन्होंने भी तो यही लिखा हुआ है ना, p माइनस ए इक्वल टू जीरो, यही लिखा हुआ है नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। और दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए तो बस ये लिखना है कि ये जो रीजन है वो इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो आप क्या है कि एक्सप्लेनेशन तो नहीं समझ पाएंगे, है ना, उसका सिर्फ लॉजिक ये ध्यान रखिएगा, क्या ये स्टेटमेंट इसके साथ रिलेट कर रहा है, क्या आपने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट यूज किया था यहाँ पर, बिल्कुल किया था। अगर आप देखेंगे तो हमने भी तो f माइनस पी इक्वल टू जीरो लिया था, है ना, यानी कि हमने भी तो वही करा है कि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो है, और यही तो सारा का सारा हमने करा था असर्शन वाले स्टेटमेंट में। तो ये जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है असर्शन के साथ, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आप एग्जैक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होंगी। तो वहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि अगर उस स्टेटमेंट के साथ रिलेशन बताइए कि भाई उसमें भी फैक्टर की बात करी गई, नीचे वाले भी फैक्टर की बात कर रहे हैं, है ना, उसमें भी हमने f माइनस पी इक्वल टू जीरो लिया था, यहाँ पर p माइनस ए इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, तो कनेक्टिविटी है, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर रिलेट कर रहा है, तो फिर हमें ऑप्शन ए की तरफ जाना है, ठीक है ना, जो ऑप्शन ए होगा उस पर आप क्या करेंगे, चूज करेंगे उसको, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आई थिंक अब थोड़ा सा फील आने लगा होगा, सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स को चेक करना और अकॉर्डिंग टू, है ना, बड़ी आसानी से। अभी और भी हम कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग और सेशन के करेंगे यहाँ पर, तो अच्छे से आपको फील आ जाएगा। अगर फील आ गया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला ये स्टेटमेंट तो आपको ध्यान भी होगा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, है ना, ये याद होगा, तो दैट अप्लाई शायद आपको इन तीनों का क्यूब जो होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, कितने बच्चों को याद है ये, है ना, आई थिंक सारे बच्चों को याद होगा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x y z होता है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट और वही लिखा हुआ है यहाँ पर।
देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। और आपकी ऑफलाइन क्लासेस में भी अगर बुक्स में आप देखेंगे तो स्टेटमेंट आपका फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर वेरीफाई तो नहीं कर रहा हूँ, आप वेरीफाई चाहे तो कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला लिखकर आप x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 रखकर ये स्टेटमेंट बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे अगर क्वेश्चन में आएंगे तो वहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे भी, बट यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें डायरेक्टली हमारे टिप्स पर होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये तो डेफिनेटली आपका क्या है, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल डिग्री 3 का पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी ट्रू है। लेकिन ये इसके साथ कहाँ रिलेट कर रहा है ना, रिलेट कहाँ कर रहा है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट अलग तरीके से दिया हुआ है। आप आसानी से इस बात को फील कर सकते हैं कि यार ठीक है लिखा तो सही है, बट ये जो असर्शन वाला स्टेटमेंट उसके साथ इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, है ना, कहीं से बॉन्डिंग बनी नहीं रही है। तो फिर हम ऑप्शन बी की तरफ, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और अगर रिलेट नहीं कर रहा है तो फिर हमें ऑप्शन बी की तरफ जाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। ये क्या बनने वाला है, ऑप्शन बी, है ना, इसको ध्यान रखना है आपको। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, है ना। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो थम्स अप बनाना मत भूलिएगा, ठीक है ना, यानी थम्स अप वाला साइन है उसको टच कर दीजिए, वीडियो लाइक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ इफ इक्वल टू 9, अगर ए की वैल्यू 9 देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 होगी। तो जैसे पी एक्स ये लिया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, x माइनस ए का क्यूब और प्लस 729। अगर हम एक ही जगह 9 रख देते हैं, ठीक है ना, 9 अगर हम रख देंगे और प्लस 729 आ जाएगा, तो जब इसको आप ओपन करेंगे, है ना, एक्स क्यूब, ठीक है ना, प्लस माइनस वाई क्यूब ऐसे करके माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, इसको अगर आप ऐसे करेंगे और प्लस 729 आपस में लिखा हुआ है, तो जो x है हमारा, ठीक है ना, इसको मैंने a माइनस बी के होल क्यूब से ओपन किया, है ना। बाकी अभी हमें सिंप्लीफाई भी नहीं करना, हमें तो सिर्फ डिग्री देखनी है। तो जो सबसे बड़ी पावर है, ठीक है ना, वो यही तो है यहाँ पर। इसमें भी 2 पावर रहेगी, है ना, इसमें 1 पावर रहेगी, x ढूंढेंगे, यही वाला है। तो 3 तो दिख रहा है हमें आसानी से, 3 दिख रहा है बच्चों हमें आसानी से कि भैया इसकी जो पावर है वो मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। तो डेफिनेटली ये हमारा ट्रू होने वाला है, 3 तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करके आंसर नहीं निकालना है, ठीक है ना। हमें बस ये फील कर लेना कि अगर हमें पता लग रहा है कहीं से कि यार इसकी वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमारी जो है वो 3 है, फिर तो बात ही खत्म हो गई भाई, है ना। बड़ी आसानी से पता लग रहा है यहाँ पर, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर उन्होंने सेकंड लिखा हुआ है ए लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव इनफाइनाइट जीरो, यानी लीनियर पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट जीरो होते हैं, गलत लिखा हुआ है, ये तो फॉल्स है, फॉल्स, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, केवल एक ही जीरोस तो होता है। लीनियर पॉलिनोमियल एक अगर कोई दिया हुआ है तो उसका नंबर ऑफ जीरोज, है ना, वो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोज सिर्फ एक होता है, ठीक है ना, 1। तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा और इन्होंने इनफाइनाइट लिखा हुआ तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अगर असर्सन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी देख सकते हैं आप लोग, असर्सन ट्रू और रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन सी आपको यहाँ से दिख जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। अच्छा, इसमें मैं एक ट्रिक और बताता हूँ। आप दोनों स्टेटमेंट, जैसे अगर ये वाला स्टेटमेंट आपने रीजन वाला पहले से ही देख लिया यार ये तो हमारा फॉल्स है, तो फिर ये तो ट्रू होगा ही होगा आपका, ठीक है, दोनों फॉल्स तो हो ही नहीं सकते हैं। और अगर फॉल्स स्टेटमेंट आपको दिख रहा है तो सबसे पहले फॉल्स देख लो, है ना। इसमें तो मैंने जैसे इसको पहले सॉल्व किया था, अगर मुझे ये फॉल्स दिख गया होता तो फिर मैं इसको सॉल्व ही नहीं करता, ये तो 100% ट्रू होता आपका होता, क्योंकि दोनों फॉल्स हो नहीं सकते हैं, अपना आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर और इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करना, ये तो स्टेटमेंट है डायरेक्टली, या तो हमें पता होगा तो आंसर हम बड़ी आसानी से दे देंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जैसे असर्शन में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी अपना आंसर निकालने के लिए, लेकिन रीजन का जो स्टेटमेंट है वो तो सिर्फ स्टेटमेंट है, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, ठीक है ना, वो तो यस और नो में आंसर करना है आपको, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाता है आपको तो ये रीजनिंग असर्शन वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप विद इन सेकेंड आंसर दे सकते हैं अपना। सेकंड स्टेटमेंट हमें चेक ही नहीं करना पड़ेगा, फॉल्स आपका असर्शन है या रीजन है, कोई भी अगर फॉल्स मिल रहा है तो विद इन सेकंड आप अपना आंसर दे देंगे, ऑप्शन सी या डी की तरफ ही जाएंगे अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मीन्स असर्शन फॉल्स है या फिर रीजन फॉल्स है। ये बात आई थिंक बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी असर्शन रीजन है। इन्होंने फैक्टर के बारे में बोला, इफ y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ m इज। तो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम सबसे पहले तो असर्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम py लेट कर लेते हैं कि भैया py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस m। और इन्होंने बोला कि y माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो अगर हम इसको 0 के इक्वल लेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा। पहले तो आप ये समझिए कि अगर फैक्टर की बात करी जा रही है कि भाई फैक्टर है तो अपने आप क्लिक करना चाहिए माइंड में कि फैक्टर अगर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, रिमाइंडर 0। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जिसके बारे में पूछा गया फैक्टर है नहीं उसको 0 लिया, y की वैल्यू, और ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे p1 और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के, क्योंकि यही रिमाइंडर है आपका, ठीक है ना। ये इसको इक्वल टू 0 लेके आप कर लिए यहाँ पर, ठीक है ना। वाई स्क्वायर की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस
m इक्वल टू 0, तो यहाँ पर m इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये तो ट्रू ही हो गया ना आपका। यस और नो बच्चा पार्टी है ना, ये तो ट्रू ही हो गया आपका, इन्होंने भी m इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अच्छा, रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर स्टेप्स के साथ नहीं लिखना है, ठीक है ना, बस इतना लिखते रहिए कि आपका आंसर आपको मैच हो जाए, ठीक है ना, आंसर मिल जाए आपको अपना। बाकी बहुत स्टाइल में या फिर बहुत लंबा लंबा करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको सिर्फ क्या करना है, ठीक है ना, अपना आंसर देना है, इसको सॉल्व करके थोड़ी ना दिखाना है आंसर शीट में। ये रफ वर्क है हमारा सारा का सारा, तो प्रॉपर स्टेप्स के साथ नहीं भी लिख रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि आपका टीचर जो है ना वो ऑप्शन चेक करेंगे कि आपने जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों, इसका अच्छे से ध्यान रखना है। तो आई थिंक इसका आंसर मिल गया। फिर 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर जैसे पी जेड लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए पी जेड इक्वल टू 4 पाई माइनस 4 जेड है, ठीक है ना, और इन्होंने बोला कि 4 इसका क्या है, जीरो है, तो अगर 4 इसका जीरो है तो जेड की जगह अगर हम जीरो रखेंगे, है ना, मतलब जेड की जगह पर 4 रखेंगे, सॉरी 4 इज अ जीरो ऑफ, जेड की जगह पर 4 रख देंगे तो वो वैल्यू हमारी किसके इक्वल आनी चाहिए, जीरो के इक्वल आनी चाहिए, यानी P4 हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यही तो डेफिनेशन आपकी। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप जेड देख रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पर आप रख दीजिए जीरो इक्वल टू जीरो, है ना, यही हुआ ना जेड रखा, ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये हमें चेक करना है, टू चेक कि ऐसा है या नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर तो रखा हमने यहाँ पर, या फिर देखिए एक तो तरीका ये होगा कि आप रख के चेक कर लें, या दूसरा तरीका फिर आप ये भी यूज करिए कि जैसे आपका यहाँ पे पी जेड दिया वो 4y माइनस 4z, ठीक है ना, आप इसका जीरो फाइंड कर लीजिए और चेक करिए वो जीरो 4 है या नहीं है। जीरो फाइंड करने के लिए क्या होता है कि 4y माइनस 4z इसको इक्वल टू जीरो ले लीजिए, यानी जो ये पॉलिनोमियल है इसको इक्वल टू जीरो लीजिए और सॉल्व करिए जेड के लिए। किसके लिए, जेड के लिए, तो जेड को उधर भेजा हमने, 4 पाई आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो जेड इक्वल टू पाई आ रहा है, तो इसका जो जीरो है ना, वो पाई है ना कि 4 है। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात, या तो आप इसमें रख लीजिए जेड की जगह 4 रखिए और वो देखिए वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, एक तो तरीका ये हो गया, तो जेड की जगह अगर आप 4 रखेंगे तो 4 पाई माइनस 16 हो जाएगा आपका ये, तो 4 पाई माइनस 16 तो डेफिनेटली जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, तो 4 जीरो होगा नहीं आपका, एक तो तरीका ये है ना, और दूसरा ये कि हम इसको सॉल्व ही कर लें, मतलब इसका जीरो ही फाइंड आउट कर लें, तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए 4 पाई माइनस 4 जेड को इक्वल टू जीरो लिया जाता है, उसको जेड के लिए, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, जेड है, तो जेड के लिए सॉल्व करेंगे हम, तो जेड की वैल्यू पाई आ रही है तो इसका जीरो पाई होगा ना कि 4 होगा, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, और असर्शन अगर ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी की तरफ बच्चों जा सकते हैं, यस और नो, ये समझ में आ रहा है, दोनों ही देखिए, दोनों ही तरीके हैं आपके, दोनों तरीकों से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर ये भी रीजनिंग असर्शन टाइप क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने लिखा हुआ 3x स्क्वायर माइनस 8x की और 5 माइनस 6x आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स, ठीक है, बिल्कुल गलत है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का है, ये तो क्वाड्रेटिक है, ये 5 वाला है, ये लीनियर है आपका, ठीक है ना, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो सिर्फ कांस्टेंट नंबर लिखा होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं 5 है, 7 है, 2/3 है, इस तरह के होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वेरिएबल होता ही नहीं उसमें। और अगर ये फॉल्स है तो इसको मत चेक करिए, सीधा सीधा ऑप्शन डी हो जाएगा, अगर असर्शन फॉल है बस खत्म। मैंने बोला था ये 100% ट्रू होने वाला है, आपको चेक भी नहीं करना है, ठीक है ना, तो अगर कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स मिल रहा है आपको तो फिर आगे बहुत आसान हो जाता है। देखिए हमने कहाँ चेक किया इसको, मैं यही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, तो एग्जामिनेशन में ये आप चालाकी कर सकते हैं, ठीक है ना, टीचर को पता भी नहीं लगेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं कर दे रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बस इसका आपको ध्यान रखना है जो चीज़ें मैं आपसे बोल रहा हूँ बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन्होंने लिखा हुआ, अच्छा ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए आ रहे हैं, रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन हो गए, आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी करा देंगे, है ना, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले, 8 to 10 क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे आज के सेशन में, फिर उसके बाद मैंने बोला ना कि 5 दिन से ज़्यादा रिवीजन नहीं चलाने वाला हूँ आपको, और मैंने आपको ये भी बोला कि ये मैं सेम टाइम पर आपका प्रीमियर कर दूंगा 8:30 पर, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा सारी चीज़ें, क्योंकि एक्चुअली होता है कि लाइव क्लासेस में टाइम बहुत कंज्यूम होता है और टाइम मेरे पास बिल्कुल लिमिटेड है ना, एक एक मिनट का मुझे पड़ता है थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं बिफोर टाइमिंग ही आपका पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और जो 1 घंटे का लेक्चर होता है ना वो 35 मिनट में मैं खत्म कर देता हूँ, 35 मिनट 40 मिनट, इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं चलेगा आपका, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, एक टारगेट लेकर चलता हूँ कि इतने सारे क्वेश्चंस आपको एक लेक्चर में कराने। लाइव क्लासेस में टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके कमेंट्स भी देखने हैं, आपको रिप्लाई भी करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वीडियो देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे भेज दीजिएगा, लिखकर भेज दीजिएगा, क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं नेक्स्ट डे जब भी बातचीत करूँगा तो उसके बारे में फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा आपको, ठीक है ना, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर भी आपसे वो डिस्कशन कर सकता हूँ अगर मुझे लगता है करने लायक है तो, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखिए। तो थोड़ा टाइम सेविंग के चक्कर में मैं ये सारे के सारे जो वीडियोज है पहले से बनाकर, क्योंकि बिल्कुल शाम को पता लगता है कहीं कोई काम आ जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई चीज़ें हैं, है ना, कहीं बाहर भी जाना आना पड़ता है,
शाम को, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे अगर फ्री होता हूँ तो कुछ पर्सनल थोड़े से काम भी होते हैं, तो बस उसको मैनेज करने का तरीका मैंने यही निकाला है कि वीडियो रिकॉर्ड करके प्रीमियर कर दूंगा, और ये वीडियो आपको प्रीमियर के बाद रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको ना, अगर आपके पास भी उस समय टाइम नहीं है तो बाद में आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन्होंने कहा वेरीफाई करो भैया ये 1 और 2 इसके जीरो हैं या नहीं है। तो पहले P1 निकालिए, है ना, एक्स ए पे 1 चेक करना है मुझे। तो आप एक्स की जगह पर क्या करिए, 1 रख दीजिए। तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4। और जीरो है या नहीं है कैसे पता करेंगे, पहले तो 1 रखिए आप, है ना, और अगर इसकी वैल्यू जीरो निकल कर आती है तो ये जीरो हो जाएगा, अगर नहीं निकल कर आती है तो नहीं होगा। बहुत मुश्किल थोड़ी ना है। जैसे ये 1 माइनस 4 और प्लस 4, तो आप देखते हैं 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 तो ये जीरो आ गया। तो अगर जीरो आ रहा है ना, अगर P1 की वैल्यू जीरो आ रही है तो देयरफॉर 1 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स का जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोज की, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। अब वो कौन से होंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि 1 और 2 होंगे उसमें से, वो तो हम चेक करेंगे, लेकिन इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 है ना, 3 होंगे, आपके ध्यान रखिएगा। तो इसे बहुत, ये बात मैंने क्यों बताई यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 1 जीरो हो गया तो 2 तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना, इसके 3 जीरोज तक हो सकते हैं, तो इन्होंने तो 2 ही चेक करने के लिए बोला है। ऐसा नहीं है कि 2 हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर ये लीनियर होता तो फिर तो 1 अगर जीरो हो जाता तो 2 तो डेफिनेटली नहीं होने वाला था, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 1 ही होगा आपका, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना बच्चों? तो बस इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अब हम एंड P2 की बात कर रहे हैं, एंड P2। तो यहाँ पर आपका 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और प्लस 4। 2 का क्यूब 8 माइनस 4 माइनस 8 और प्लस 4। जहां पर भी x था, है ना, वहां पर हमने क्या किया है 2 रख दिया। कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये भी जीरो आ रहा है, तो देयरफॉर बड़ी आसानी से 2 इज अ जीरो ऑफ px। बस इतना सा आंसर लिखना है, ठीक है ना। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में अगर पूछे जाएंगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। फिर इन्होंने लिखा हुआ फाइंड द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट करना है। तो इन्होंने वैसे तो प्रोडक्ट करने के लिए बोला हुआ है, यूजिंग आइडेंटिटी लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन मैं ऐड कर दे रहा हूँ बाई यूजिंग आइडेंटिटी। एक तो सिंपल सा, अगर प्रोडक्ट ये बोल रहे हैं तो आइडेंटिटी यूज करनी है या नहीं करनी है, इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है। जैसे इन्होंने प्रोडक्ट करने के लिए बोला तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट करके अपना आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिख कर आएगा यूजिंग आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का यूज जरूर करना है बच्चों, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी कौन सी बन रही है। अगर पहला नंबर सेम है प्रोडक्ट करने के लिए, दूसरा नंबर डिफरेंट है, तो फिर ये आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। आइडेंटिटी जो है ना वो ये वाली यूज होगी। अगर फर्स्ट नंबर सेम है और सेकेंड नंबर डिफरेंस है, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी जो है ना वो ये वाली यूज होनी है, एक्स का मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डायरेक्ट याद रखिए। फिर उसके बाद ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाली आइडेंटिटी आपको बेटा यूज करनी है यहाँ पर, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। एक्स जो पहला टर्म है उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो ए और बी लिखा हुआ है वो, ठीक है ना, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई, इस तरह से। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, इसमें कंपेयर करिएगा जरा, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि x के प्लेस पर तो x ही है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर x के प्लेस पर x है, कहीं लिख लीजिए यहाँ पर x इक्वल टू x ही है यहाँ पर, ठीक है ना। और a की जगह पर आप कंपेयर करेंगे 3 है, देखो यहाँ पर प्लस a और प्लस 3 है, तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा। और v इक्वल टू यहाँ पर ये प्लस b और प्लस 4 है, तो v इक्वल टू 4 है, तो ये वैल्यू आपकी आएंगी, ठीक है। ये वैल्यू आपको यहाँ पर रख देनी है। एक्स का स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस a की जगह पर 3 और प्लस b की जगह पर 4, और x की जगह पर फिर से x आ गया, और प्लस a की जगह पर 3 और b की जगह पर 4। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 4 7x प्लस 12, यही आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। बहुत सिंपल है ना। वैसे मैंने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आइडेंटिटी लिखा हुआ है तो आप आइडेंटिटी यूज करिए। सिर्फ प्रोडक्ट की बात बोली तो डायरेक्ट भी आप x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, और जनरल जो आपकी अप्रोच है, ठीक है ना, कैलकुलेशन की, वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी लिखा हुआ है तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा, और आइडेंटिटी नहीं लिखा हुआ है तब भी आप ये यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये दोनों में काम करेगा ये लिखा हुआ है नहीं, अगर नहीं लिखा होता फिर भी अगर हम ऐसे इसको कर देते, ये आइडेंटिटी यहाँ पर दिखा के, तो ये भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा या सोल्यूशन प्रोसेस करेक्ट माना जाएगा बच्चों, है ना। इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फैक्टराइज करना है भैया, तो ये तो सारे बच्चों को पता है ना कि इसका ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि
एक्स स्क्वायर का टर्म भी होगा, एक्स का टर्म भी होगा और हमारा क्या है कांस्टेंट भी होगा, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें आपकी जो है ना वो लिखी होंगी यहाँ पर। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसका रूल क्या है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको हम। जैसे यहाँ पे सारे बच्चों को पता है यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो ये जो 4 इधर वाला लिखा हुआ है, ये वाला 4, ये प्लस का 4 है ना, तो मल्टीप्लाई करके आपको ये लाना है, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए प्लस का, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पर जो है और प्लस का साइन है तो प्लस करके कितना, ये भी 4 चाहिए यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमें ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं, ये ऐड करके, ठीक है ना, ऐड करके लाना है, ठीक है ना, प्लस करके लाना है, मतलब ऐसे समझिए 4, ये सभी को पता है कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। यहाँ पर जो है 4 आना चाहिए ऐड करके और मल्टीप्लाई करके भी 4 आना चाहिए, तो 2 नंबर चाहिए। तो बड़ी आसानी से सारे बच्चों को पता है 2 और 2, है ना, 2 और 2 ऐसे नंबर है हमारे जो मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा और ऐड करोगे तब भी 4 आएगा। और अब ये मैं सिखाने वाला नहीं हूँ कि ये कैसे लेकर आते हैं, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उसको रिकॉल करा रहे हैं हम, सारे बच्चों को पता होगा बिकॉज ये रिवीजन सेशन है आपका, ठीक है ना। चीज़ें आपको पहले से पता है ऑलरेडी, बस सिर्फ रिकॉल करा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। बाकी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में अपने, या फिर कहेंगे तो मैं वीडियोज बना के इंडिविजुअल क्वाड्रेटिक पे डाल दूंगा, है ना। यहाँ पर ये सारा प्रोसेस सिखाने का मतलब ये है कि बहुत टाइम लगने वाला है फिर उसमें, है ना। वो तो सिखाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ चीज़ें कैसे है कि बस इसको देखिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना है, हमें ऐसे सोचना है, और ये सब आपको पता है कि 2 नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों 4 होना चाहिए। सारे के सारे बच्चों को पता होगी ये बात, है ना, तो उस पर डिस्कशन नहीं है। तो यहाँ से देखिए जरा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ही, प्लस प्लस है, और जो 4 है इसकी जगह पर 2 + 2 आ जाएगा, बाहर x लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 सिर्फ इस वाले की जगह पर, ठीक है ना, बस ये चेंज करते हैं हम, बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा रहता है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना होता है इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस का साइन है तो प्लस का ही 2x रहेगा, और ये भी प्लस का 2x रहेगा, और ये प्लस का 4। पहले इसमें से कॉमन लेते हैं हम लोग, x कॉमन ले लिया हमने तो x + 2 रह गया। और ट्रिक में ये बता देता हूँ, प्लस का साइन जो इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है वही इस ब्रैकेट में आंख बंद करके लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, 100%। बस इसके बाद मैंने देखा होगा थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है यहाँ पर, थोड़ी सी, ठीक है ना, इसमें एक नंबर हमें इंसर्ट करना पड़ता है। वो कैसे, यहाँ पर क्योंकि इसके बाद कॉमन लेने की बारी इसकी आई, यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। ये ध्यान रखिएगा ट्रिक हमेशा, यानी जो यहाँ पर टर्म है ना, और यहाँ पर जो पहला टर्म है, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए, x से x, 2x को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। आई थिंक सारे बच्चों को ये बात अच्छे से पता होगी, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये बनना ही बनना है हमेशा, यानी जो इस ब्रैकेट में लिखा हुआ वही इस ब्रैकेट में आएगा, 100%, 100%, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x + 2 हमारा कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, x + 2 दोनों में कॉमन लेने के तुरंत बाद हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, फिर हम चेक करते हैं भैया क्या क्या बचा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं x + 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस साइन है और यहाँ पर 2, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, बस खत्म, सिंपल सा है। बहुत सारे बच्चों ने, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने पहले से ही कर लिया होगा ये, ठीक है ना, अभी सिर्फ चेक कर रहे होंगे कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया, पता है मुझे सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका बड़ी आसानी से। उसके बाद यहाँ पर फॉर द पॉलिनोमियल, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पॉलिनोमियल के लिए p-1 निकालना है। तो ये तो मैंने अभी कराया भी था आपको, है ना। वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर खुद से करिएगा, और फिर उसके बाद प्ले करके अपना आंसर वेरीफाई करिएगा यहाँ से बच्चों। तो p-1 का मतलब होता है जहाँ पर भी आप x देख रहे हैं वहाँ पर -1 रख दीजिए, क्या रख देंगे, -1। जहाँ पर भी आप x देख रहे हैं वहाँ पर -1, और ये बड़ी आसानी से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हैं सारे बच्चे, थोड़ा सा मैंने जल्दी लिख दिया, यहाँ पर समय बचा रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 तो 2 है ही बेटा, इंटू माइनस का क्यूब -1 का क्यूब 1, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा दिया हमने, प्लस 6 तो 6 है ही, माइनस का स्क्वायर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 × 2 और +9, बहुत सिंपल है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, ये +6 +2 और +9, ये 9, 2 और 6, ये तो -2 तो -2, ये तीनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएंगे सारे, 6 2 8 और ये 17, और ये कितना बनेगा आपका 15, यही आंसर है आपका, बस खत्म। p-1 ही निकालना था, फैक्टर रिमाइंडर ये सब कुछ बोला ही नहीं है, पॉलिनोमियल दिया हो और p-1 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, तो बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कौन सा ही रॉकेट साइंस है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है ना। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, px आपका दिया हुआ है, देखिए रूट वाला इसलिए मैं करा दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं छोड़ देता हूँ। x बाहर है, ध्यान रखिएगा, ये हटा हुआ है, x ये बाहर रहेगा और +1। यहाँ पर ये p2√2 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं कि भैया यार बताइए जरा इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है। तो जहाँ पर भी आप x देख रहे हैं वहाँ पर 2√2 रख दीजिए, क्या ही दिक्कत है उसमें। यहाँ पर x का मतलब 2√2 का स्क्वायर -2√2 इंटू, है ना, x की फिर से 2√2 और +1, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2,
है ना, माइनस ये आ जाएगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और √2 का √2 में 2 और +1। तो यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस ये भी 8 आ जाएगा और ये भी 8 आ जाएगा और +1, तो यहाँ से 1। यही तो हमारा आंसर है, 8 से 8 कैंसिल होने के बाद। बड़ा ही आसान है, कुछ रॉकेट साइंस जैसी चीज़ ही नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है और उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे बड़े प्यार से इसको खत्म कर ले रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है ना, या चलिए मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको साथ साथ करते हुए चलिए, साथ साथ। पीटी दिया हुआ है, पीटी ये टी है, t² - t और +2, और यहाँ से p 1/3 इसको फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पर आप 1/3 देख रहे हैं, ठीक, सॉरी टी देख रहे हैं, वहाँ पे 1/3 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी तो कुछ भी ऐसा खास नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है और सारे बच्चे बड़े आसानी से निपटा सकते हैं, इसको उड़ा देंगे। तो यहाँ पर आपका 1/9 आने वाला है, स्क्वायर 1/3 और +2, तो यहाँ से आपका 9 हमने कॉमन लिया, तो 1 - 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 + 9 2 जा 18, है ना। इसको एलसीएम वगैरह आता होगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करके बता दे रहा हूँ। 18 और 1 19 हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव वाले नंबर, है ना, ऐड कर लिए, और माइनस का 3 आपका /9, तो ये 16/9 आ रहा है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा अपना आंसर, 16/9। कैलकुलेशन है सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस के प्रोसेस सेम ही है, बार बार जितने भी क्वेश्चंस अभी मैंने रिसेंटली अभी 2-3 क्वेश्चंस कराए हैं आपको, सबका प्रोसेस लिटिल बिट कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज है, उसमें रूट में था, इसमें फ्रैक्शन में, पहले वाले में इंटीजर था, बट प्रोसेस तो सेम ही है सबका, आंसर निकालने का तरीका वो सेम ही है। फिर इन्होंने इस क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x² फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन आपका कितना है, x - 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, x - 2 का होल क्यूब, तो इसे हम a - b के होल क्यूब से ओपन करेंगे, है ना। इसका मैं आइडेंटिटी लिख भी दे रहा हूँ, a - b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो a³ - b³, पहले तो क्यूब का मल्टीप्लाई, फिर -3a²b, मतलब फॉर्मूला होता है ये सारा, आइडेंटिटी होती है 3ab², है ना। ये हम करने वाले हैं इसमें, यहाँ पर। तो यहाँ पर a - b के होल क्यूब से खोलेंगे तो a³ - b³, ये तो हो ही जाने वाला है, मतलब क्यूब का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, पहला काम तो यही है। फिर -3 पहले वाले का जो x है इसका स्क्वायर, और फिर दूसरा वाला, और +3ab², ठीक है ना। ये स्क्वायर चेंज कर देते हैं, स्क्वायर इसके ऊपर चला जाता है 2 के ऊपर, है ना, अगली वाली लाइन, ऐसे याद रखिएगा। अब इसको कैलकुलेट, अच्छा हमें स्क्वायर वाला टर्म देखना है, तो स्क्वायर वाला टर्म तो यही है ना आपका, बाकी हमें फर्दर ऑन कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं भाई, इसमें x³ है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें x है, हमें तो कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है। हालांकि मैं पूरा x कर दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप तो नहीं है, तो पूरा कैलकुलेट कर लो इसको, x³ - 8 - 3 2 जा 6x², और ये 3x है ना, × 4, पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। तो x³ स्क्वायर वाला फिर लिख लीजिए 6x² + 3 4 जा 12x, है ना, मतलब x² का टर्म, फिर x का टर्म, फिर ये -8 कांस्टेंट लास्ट में। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है लिखने की, सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर पावर को मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, बहुत मुश्किल चीज़ तो नहीं है यार ये, है ना, सिंपल है। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, -6, तो बस वही लिखना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x² = -6, यही आपका आंसर है, ठीक है ना, बड़ी आसानी से। कुछ ऐसा है ही नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल से और बेसिक से क्वेश्चन चल रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इन्होंने ये फाइंड द वैल्यू ऑफ बोली है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करना है बच्चों, ठीक है ना, आइडेंटिटी का यूज करना है। जैसे 104 और × 90, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करा हमने और फिर आंसर लिख दिया अपना, ऐसा नहीं करना, आइडेंटिटी का यूज करना है। जैसे 104 को राउंड ऑफ अगर हम करते हैं तो 100 + 4 लिख सकते हैं, और 96 की बात करते हैं तो 96 क्लोजर टू 100 होता है ना राउंड ऑफ, और 100 - 4, और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लिखते ही फील एकदम आ गया होगा बढ़िया वाला, है ना, क्या आया होगा फील कि ये a + b और a - b की आइडेंटिटी है, जो कि हम लिख सकते हैं a² - b², ठीक है ना, ये यहाँ पर। तो यहाँ से आपका जो है ना, ये 100 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ठीक है ना, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 और -4 का स्क्वायर 16, ये चलेगा आपका। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए आप, अलग से कहीं सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिएगा। 16, 10 में से 6 गया 4, है ना, और फिर ये 9 रह जाएगा, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 9, ये कैलकुलेशन जो है ना बड़ी आसानी से सब्ट्रैक्शन वगैरह की हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। 9984, ये चलेगा। बहुत ही सिंपल सा मैं आपको बताऊं कैलकुलेशन थी इसकी, बस ये ध्यान रखना आइडेंटिटी का यूज करना है बच्चों। थोड़ा सा मैं जल्दी करा रहा हूँ, मुझे भी पता है जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर बेसिक डिस्कशन नहीं कर सकते, सारे बच्चों को ऑलरेडी ये चीज़ें आती हैं, बस रिकॉल करानी, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ। तो अभी ये नहीं हम एक एक पॉइंट, एक एक चीज़, बस केवल आपको ध्यान दिलवाना है,
ये रिवीजन सेशन है, तो रिवीजन थोड़ा सा फास्ट ही होता है बच्चों, है ना। उसको हम बार बार एक एक चीज़ और एक एक बाकी जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, जो हमारी अप्रोच रहने वाली है ना, वो सब हम आपको करते रहे। कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं फास्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई ऐतराज़ होनी चाहिए इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन तो उनको खुद ही करनी है, 9th स्टैंडर्ड है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, और x-3 से भैया डिवाइड करा जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। अगर x-3 से डिवाइड किया जा रहा है तो ये लीनियर है, और वैसे मैं बताऊं जितने पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आएंगे, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होना है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये लीनियर है तो रिमाइंडर थ्योरम डेफिनेटली एप्लीकेबल है, बट हाँ ये बात हमें पता होनी चाहिए, इसके लिए मैं जरूर बोलूंगा कि कब रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल होती है ना। जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप आंख बंद करके रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए आपको, फिर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पता ना हो, है ना, इसका ध्यान रखना है। इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले तो हम पी एक्स नाम देते हैं कि भैया पी एक्स इक्वल टू 2x और 5 माइनस 5x माइनस 3, और x माइनस 3 से डिवाइड किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, x माइनस 3 को 0 के इक्वल लीजिए, और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए 3, और ये 3 क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं, देयरफॉर P3, तो P3 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर P3 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम चीज़ें कर रहे हैं, P3 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि रिमाइंडर पूछना है तो P3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रिमाइंडर आपका P3 है। और ये रिमाइंडर क्यों होता है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का यूज करके हम इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो वो सब कुछ लिखना नहीं होता, बस सिर्फ आपको इतना लिख देना कि भैया रिमाइंडर थ्योरम। अगर बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं तो बाई रिमाइंडर थ्योरम लिख दीजिएगा कि भैया P3 इज रिमाइंडर बाई रिमाइंडर थ्योरम, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है आपको। तो P3 की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर, वहाँ पर आपको 3 रख देना, 5 इंटू 3 माइनस 3, तो 2 तो 2 है ही आपका, और ये 3 की पावर 5 आई थिंक 243 होता है, कितना 343 होता है, चेक कर लीजिए, 27 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 7 जा 243 होता है, माइनस 5 3 जा 15 और माइनस 3, तो ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, माइनस 18, ठीक है ना। तो 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, 7 में से 1 गया आपका 6 हो जाएगा, चेक कर लेना कैलकुलेशन, मुझसे कई बार गलती हो जाती है, ठीक है। 468 यही आपका रिमाइंडर होने वाला है, हैंस रिमाइंडर इज 468, ऐसे करके अपना प्यारा सा आंसर भी लिख दीजिए, हैंस रिमाइंडर भी 468, ठीक है, ये बन गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन इसका उठा लेते हैं, सेम अप्रोच है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ(x), ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप अपना खुद से करिएगा होमवर्क में, ये एफ(x) दिया हुआ पॉलिनोमियल, बस px पर f(x) लिखा हुआ है, वो तो नोटेशन होता है, आप px लिखें f(x) लिखें क्या ही फर्क पड़ता है, और x+2 से डिवाइड किया जा रहा है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो x के प्लेस पर -2 सब्सटीट्यूट करके बड़े प्यार से इसका आंसर निकाल सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो आज के सेशन में जितने भी रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चंस हुए हैं और ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हुए हैं, ये सारे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक किए हुए मत जाइएगा। फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे।